हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। सो आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर एनसीएफ के बारे में डिस्कस करेंगे और स्पेशली यदि बात करें तो सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में एनसीएफ ने क्या क्या बातें कही है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, चाहे वो 1986 हो, 2000 हो, 2005 हो, क्या क्या चीज़ें कही गई है, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं या थोड़े थोड़े समय में, वो सारी चीज़ें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ क्विज, कुछ क्वेश्चन भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो कि आपकी एग्जाम में एनसीएफ से पूछे गए हैं। ठीक है, तो एक कंप्लीट आइडिया आपको मिल जाएगा, क्योंकि देखो हर एक सब्जेक्ट की अपन बात करें, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो, कहीं ना कहीं एनसीएफ का एक बहुत बड़ा रोल रहता है और मेजर जो क्वेश्चन आपके अराइज होते हैं वो इसी टॉपिक से होते हैं। ठीक है, तो पेडागोजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो आज के सेशन में हम लोग इसको कवर पूरा कर लेंगे। और सबसे पहले तो जितने भी स्टूडेंट चैनल पर न्यू हैं, सब्सक्राइब द चैनल, ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलते रहें। और व्हाट्सएप ग्रुप से ज़रूर से ऐड हो जाइएगा ताकि रेगुलर बेसिस पर आपको नोटिफिकेशन आते रहें और जो भी इंफॉर्मेशन होती है एग्ज़ाम रिलेटेड वो डायरेक्टली आपको यहीं से मिल जाए। ठीक है, और सोशल साइंस का कोर्स आ चुका है। सोशल साइंस की एनसीईआरटी समरी कक्षा 6 से लेकर 10 तक की विद एमसीक्यूज आ चुकी है ऐप पर। यदि आप उस कोर्स को बाय करना चाहते हैं तो ज़रूर से जो पीडीएफ फाइल डली हुई है, फ्री डेमो फाइल है, उनको ज़रूर से विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, और 2 दिन का उस पर ऑफर भी है, तो आप चाहें तो कोर्स को भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, पूरा आपको अलग से एनसीईआरटी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कक्षा 6 से लेकर 10 तक का पूरा उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हम लोग 1986 से स्टार्ट करेंगे। नई शिक्षा नीति 1986 भारत सरकार की शिक्षा नीतियों का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। सामाजिक विज्ञान शिक्षा के संबंध में इसमें निम्नलिखित में से मुख्य बातें कही गई है। सामाजिक विज्ञान संभवतः एकमात्र एक ऐसा पाठ्यक्रम है जो कि नई शिक्षा नीति 1986 में वर्णित सभी मुख्य विषयों घटकों की शिक्षा प्रदान करने का एक सशक्त उपकरण है। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने मेंशन किया है। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान की भूमिका से परिचित करवाना चाहिए। मतलब माध्यमिक शिक्षा के स्तर पर बच्चों को क्या करना है, सामाजिक विज्ञान का क्या रोल होता है उससे परिचित करवाना है। क्योंकि देखो प्राइमरी लेवल तक तो ये ईवीएस रहेगा और ईवीएस में ही बच्चों को चीज़ें पढ़ा दी जाती है। यहीं से क्या होता है, हमारी सोशल साइंस की शुरुआत होती है। ठीक है, यह बच्चों को इतिहास एवं राष्ट्रीय संस्कृति का ज्ञान प्रदान करने, एक नागरिक के रूप में संविधान द्वारा जो अधिकार प्रदान किए गए हैं तथा जो कर्तव्य निश्चित किए गए उनको समझाने का अवसर देने का उचित समय होता है। तो इसी समय बच्चों को इन सब की जानकारी दी जानी चाहिए। नई शिक्षा नीति में निम्नलिखित मुख्य संप्रत्ययों को सामाजिक विज्ञान में शामिल करने की बात कही गई है। सबसे पहला, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास, कैसे देश स्वतंत्र हुआ, है ना, किन किन का बलिदान इसमें है ना, किन किन का प्रमुख योगदान है। संवैधानिक दायित्व, संविधान से रिलेटेड कानून, नियम, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, इन सब की जानकारी मिलेगी। मूल्य यथा भारत का सामान्य सांस्कृतिक विरासत के बारे में जानकारी मिलेगी। प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षवाद, समतावाद की जानकारी मिलेगी। लैंगिक समानता, पर्यावरण का संरक्षण और छोटा परिवार, ये सारी चीज़ें जो है नई शिक्षा नीति 1985 में मेंशन किया गया है कि बच्चों को इस तरीके से सामाजिक विज्ञान में इंक्लूड करना चाहिए, है ना, उनके करिकुलम में ये सारी चीज़ें होना चाहिए। अच्छा, इससे पहले यदि हम लोग बात करें राष्ट्रीय प्रारूप 1975 में सामाजिक विज्ञान क्या था, है ना। देखो इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा हुआ है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा प्रारूप जो है कब प्रकाशित किया गया था। तो एक क्वेश्चन मुझे इस टॉपिक से दिखा, तो हम लोग इसे भी कवर कर लेते हैं। राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी 10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यक्रम के नाम से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 1975 तैयार किया गया था। देखो नाम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 1975 है, एनसीएफ 1975 है, लेकिन आया कब, प्रकाशन कब हुआ, 1976 में हुआ। जैसा कि शीर्षक से स्पष्ट है, इस प्रारूप में केवल प्रारंभिक 10 वर्षों के विद्यालयी कक्षा के लिए पाठ्यचर्या को प्रस्तुत किया गया है। 10 वर्षीय स्कूल के लिए, है ना, तो हम लोग ये बोल सकते हैं प्रारंभिक 10 वर्षों के लिए इसको प्रस्तुत किया गया। इस प्रारूप में कुछ बातें कही गई थी, क्या बातें थी उनको एक बार से देख लेते हैं। विद्यालय शिक्षा के प्रथम 10 वर्ष में पढ़ाए जाने वाले विषयों में से सामाजिक विज्ञान एक होना चाहिए, है ना। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के कुछ उद्देश्य होते हैं, क्या क्या उद्देश्य है। विद्यार्थियों को अपने भौगोलिक और सामाजिक परिवेश के अतीत और वर्तमान का ज्ञान, मतलब पूरा हिस्ट्री और इसका नॉलेज बच्चे को होना चाहिए, है ना। और सामाजिक विज्ञान के विषय, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण द्वारा विद्यार्थियों में सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक संस्थाओं के माध्यम से होने वाली जनजीवन की गतिविधियों में गहरी रुचि उत्पन्न करना, मतलब बच्चों का एक इंटरेस्ट उसके अंदर आना चाहिए, है ना। तो इसीलिए ये 10 वर्षीय पूरा पाठ्यक्रम डिजाइन किया गया है। मानवीय संबंधों, सामाजिक मूल्यों और दृष्टिकोणों के प्रति अंतर्दृष्टि के विकास में सहायता करना, है ना, तो ये इसके उद्देश्य है।
ठीक है, भारत में सांस्कृतिक विरासत की पहचान करने तथा सामाजिक परिवर्तन को समझने एवं अपनाने के उसको योग्य बनाना, विद्यार्थियों के सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्निर्माण के महत्वपूर्ण कार्यों में प्रतिबद्धता के साथ साथ भाग लेने की भावना का विकास करना। मतलब कोई भी एक्टिविटी हो रही है, जैसे कोई हमारे 15 अगस्त 26 जनवरी के कार्यक्रम हो गए, गांधी जयंती हो गई, तो इस पर बच्चा भागीदारिता अपनी निभाए, है ना। इस प्रकार समेकित रूप से सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य विद्यार्थियों में समाजवाद और जनतंत्र के मूल्यों और आदर्शों का प्रसार करना है। प्रथम से 10वीं कक्षा तक सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र आदि विषयों को शामिल किया गया। अब सामाजिक विज्ञान अकेला एक नहीं है, इसमें इतिहास है, भूगोल है, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र है। ठीक है, अब इनके नाम भी चेंज हो गए, इसको भी हम लोग पढ़ेंगे कि अभी इनमें क्या परिवर्तन किया गया है। ठीक है, हमने जब पढ़ा था, हम जब बात करें आज से 15 साल या 10 साल पहले की भी बात करें, है ना, 10 से 15 साल पहले की, तो ये ही होते थे। अब नागरिक शास्त्र को चेंज कर दिया है, इनके नाम भी चेंज हो गए हैं। ठीक है, तो वो भी हम लोग समझते जाएंगे। समय की कमी के कारण प्रत्येक विषय में महत्वपूर्ण इकाइयों को चुनकर उन्हें सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए तथा बाद की 3 कक्षाओं में सामाजिक अध्ययन के स्वतंत्र विषय के रूप में, मतलब स्टार्टिंग में मैंडेटरी रहेगा कि पढ़ना ही है, और उसमें भी कौन सी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको कवर, क्योंकि देखो इतिहास बहुत बड़ा है, सब चीज़ें बहुत वास्ट है, तो बच्चे को इतनी चीज़ें नहीं पढ़ा सकते। लेकिन जो एक बच्चों को जहाँ से बेसिक नॉलेज मिल सकता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि हाँ, अगर कोई भारतीय नागरिक है तो डेफिनेटली उसे इस चीज़ का पता होना ही चाहिए, वो चीज़ें इसमें कवर करवाई जाएगी। और फिर उसके बाद इसको स्वैच्छिक कर दिया जाएगा कि अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो वो उसको स्वतंत्र विषय के रूप में ले सकता है। ठीक है, 6th नंबर के पॉइंट की बात कर लेते हैं। मिडिल और निम्न माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र की सामग्री का संकलन 3 भिन्न-भिन्न तरीकों से किया जा सकता है। अब कैसे? देखो, मिडिल कक्षाओं में इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र को संकलित कर निम्न माध्यमिक स्तर तक पढ़ाना चाहिए, मतलब इनको एक ही कर दिया जाए। और निम्न माध्यमिक स्तर से अर्थशास्त्र को भी एक अलग विषय के रूप में शामिल कर दिया जाना चाहिए। इतिहास और भूगोल को एक वर्ग में, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र को दूसरे वर्ग में रखा जा सकता है, मतलब इतिहास भूगोल एक साथ, नागरिक शास्त्र अर्थशास्त्र को दूसरे वर्ग में रखा जा सकता है। इन दोनों वर्गों को 6th क्लास से 6ठी कक्षा से प्रारंभ कर 10वीं कक्षा तक पढ़ाया जाना चाहिए। देखो हमारे टाइम पे जो होता था, पूरी एक ही किताब आती थी, लेकिन अभी आप एट प्रेजेंट देखें तो चारों सब्जेक्ट, जैसे इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, है ना, अर्थशास्त्र, ये चारों अलग अलग बुक आती है। ठीक है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को एक संश्लिष्ट विषय के रूप में रखकर 5 वर्षों तक एक साथ पढ़ाया जाना चाहिए। तो ये 3 सजेशन यहाँ पर दिए गए थे, मिडिल और निम्न माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान को किस तरीके से पढ़ाया जाए। ठीक है, अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण द्वारा विद्यार्थी में अपने देश के साथ साथ पड़ोसी देश की राजनीतिक, ऐतिहासिक, सामाजिक व सांस्कृतिक विशेषताओं की समझ उत्पन्न की जानी चाहिए। 8 नंबर का पॉइंट क्या बोल रहा है? पाठ्यक्रम व पाठ्य सहगामी क्रियाओं में ऐसे तथ्यों और गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिए जिससे विद्यार्थियों में दया, समूह भावना, सहयोग, साहस, उत्तरदायित्व, नेतृत्व आदि जैसे सामाजिक गुण उत्पन्न हो। वह राष्ट्रीय और नागरिक संपत्ति के मूल्य को समझे और उसका संरक्षण करने के लिए तत्पर रहे। वह जनतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के सिद्धांत से भली भांति परिचित हो जाए। ठीक है, तो ये सारी बातें इसके अंदर कही गई है। अच्छा, हम लोग इसका इतना थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे? देखो, अभी तक क्वेश्चन जो पूछे गए वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे डीप में जाकर पूछे गए कि एनसीएफ 1975 में सामाजिक विज्ञान को लेकर क्या कहा गया है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। आज हम लोग वो प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन भी करेंगे, इसीलिए आपको हर एक लाइन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो। आपको सब्जेक्ट का पूरा डिटेल नॉलेज जो भी एनसीएफ में बताया गया वो होना चाहिए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि पर्टिकुलर ये लाइन कहाँ पर कही गई, तो फिर आपको बताना पड़ेगा कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 1975 में इस बात को मेंशन किया गया है कि मिडिल लेवल पर और प्राइमरी स्तर पर जो है बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए, है ना, तो ये वाली चीज़ें। चलिए, अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 1988 में सामाजिक विज्ञान को कैसे कंसीडर किया जाता था। ठीक है, तो 1975 के बाद राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान परिषद ने 1988 में प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के नाम से एक और नवीन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप का विकास किया। इस नवीन पाठ्यचर्या प्रारूप में सामाजिक विज्ञान शिक्षा के संदर्भ में कुछ बातें कही गई। सबसे पहली बात, विद्यार्थियों को एक श्रेष्ठ नागरिक के रूप में विकसित करने के लिए सामाजिक विज्ञान की सामान्य शिक्षा महत्वपूर्ण है। दूसरा, सामाजिक विज्ञान की शिक्षा प्रदान करने का प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों में उसके भौतिक व सामाजिक वातावरण एवं भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रति गहन समझ विकसित होना चाहिए।
तीसरा, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन विश्व के विभिन्न संस्कृतियों, वर्तमान भौतिक व सामाजिक वातावरण को समझने में सहायता करता है। यह मनुष्य का उसके भौतिक और सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थानों जिसके द्वारा मनुष्य एक दूसरे व समाज के प्रकारों से अंतर संबंधित करते हैं से अंतःक्रिया को समझने में सहायता करता है। मतलब बेसिकली अगर आप सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हो तो डेफिनेटली आपको आसपास की हर चीज़ का ज्ञान होगा, चाहे वो सोशल हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी प्रकार की जानकारी हो, चाहे भौगोलिक इन्वायरमेंट हम लोग देखें तो उसकी भी आपको सामाजिक विज्ञान के थ्रू ही जानकारी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें सामाजिक विज्ञान पढ़ने से बच्चों के अंदर आती है। 4th नंबर का पॉइंट देखिए, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना है कि वो वर्तमान को अतीत में हुए विकास के परिदृश्य में देख सकें, है ना? वर्तमान को अतीत के विकास, अतीत में क्या-क्या चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से आज हम लोग ये लाइफ जी पा रहे हैं या फिर आज हम लोग स्वतंत्र हैं, तो उस चीज़ को बच्चा समझे। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर पाठ्यक्रम का संयोजन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, अभी हम लोग 88 की बात कर रहे हैं, लाइक 1988 की बात कर रहे हैं। सबसे पहला, पूर्व प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का उद्देश्य क्या है? बालकों का विकास जो है तेज गति से यहाँ पर होता है और इस लक्ष्य की प्राप्ति बालक को उसके अन्य उम्र के बालकों से उसके सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण के साथ अंतःक्रिया करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करती है। अतः इस अवसर पर बालक अपने समाज के साथ अंतःक्रिया कर जीवन संबंधी कौशल प्राप्त कर सकता है। देखो हमने पढ़ा है कि जीवन संबंधी कौशल एक हर एक बच्चे के अंदर होना चाहिए, मतलब उसको लाइफ स्किल्स आनी चाहिए। किसके साथ कैसे बात करी जाए, सोशल इंटरेक्शन कैसे हो, है ना? तो उसके लिए यही पर्याप्त समय होता है। बाल विकास जो चाइल्डहुड स्टेज होती है, यही अच्छा समय होता है एक दूसरे से बातचीत करने का या घुलने मिलने का, वो चीज़ है। प्राथमिक स्तर प्रारंभिक 5 वर्षों पर सामाजिक विज्ञान में बालक के आसपास के भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण से संबंधित सामान्य तथ्यों को पढ़ाया जाना चाहिए एवं उसे पर्यावरण अध्ययन का नाम दिया जाना चाहिए। ठीक है, 1988 में बात हो गई थी कि सोशल साइंस को प्राइमरी लेवल पर, प्राथमिक स्तर पर बात करें, प्रथम 5 वर्षों के लिए बात करें तो कैसे पढ़ाओ, इसको पर्यावरण अध्ययन के रूप में पढ़ाओ, क्योंकि उस समय इतना डीप नॉलेज आप नहीं दे सकते। तो बिल्कुल अपने आसपास की जानकारी दो, जैसे कुछ बेसिक से टॉपिक हो गए, प्रदूषण की जानकारी, परिवार की जानकारी, ये सारी जानकारी दो। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया है कि प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में बालकों को आसपास के भौतिक व सामाजिक पर्यावरण को पर्यावरण अध्ययन के नाम से पढ़ाना चाहिए। इसे 2 भागों, प्रथम एवं द्वितीय भाग में बांटा गया है। उच्च प्राथमिक स्तर की बात करें, अंत के 3 वर्षों की बात करें और माध्यमिक स्तर यानी कि 2 वर्षों की बात करें, तो इसे समाज विज्ञान के नाम से एक स्वतंत्र विषय के रूप में पढ़ाना चाहिए। अब आप पर्यावरण अध्ययन अलग कर दो और इसको समाज विज्ञान के रूप में पढ़ाओ। ठीक है, तो ये बात कही गई है। फिर सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए सामाजिक वातावरण का अध्ययन करना, सामाजिक वातावरण के द्वारा सामाजिक वातावरण के लिए उपागम बनाया जा सकता है। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए क्या किया गया है? सामाजिक वातावरण का अध्ययन सामाजिक वातावरण के द्वारा सामाजिक वातावरण के लिए इस तरीके का उपागम कहाँ पर अपनाया गया है? तो 1988 में अपनाया गया। इसका आशय ये है कि विद्यार्थी सामाजिक रीति रिवाजों, सांस्कृतिक विरासतों, समाज के इतिहास आदि का अवलोकन, अन्वेषण एवं सामाजिक घटनाओं के वैज्ञानिक अध्ययन के माध्यम से सीख सकता है। इससे उसकी रुचि का विकास होगा, वे अपने सांस्कृतिक विरासत में अच्छी बातों का संरक्षण करने का प्रयास कर सकेगा एवं निर्वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वातावरण को प्रोन्नत करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये समाज अध्ययन की बात और पर्यावरण अध्ययन की बात कहाँ पर करी गई है? तो ये हमने देखा कि यहाँ से 1988 में ये बात कही गई थी। ठीक है, अब डायरेक्टली आ जाते हैं 2000 के पास। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप 2000 में सामाजिक विज्ञान कैसा था? तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने 2000 में एक नवीन पाठ्यचर्या प्रारूप पुनर्रचना करी। इस पाठ्यचर्या प्रारूप को विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा की संज्ञा दी गई। अब इसका नाम क्या रखा गया? विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा। ठीक है, वही विद्यालयी शिक्षा के लिए एनसीएफ ये नाम दिया गया। इसमें कुछ बातें यहाँ पर कही गई, वन बाय वन करके इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला, सामाजिक विज्ञान के अध्यापन का उद्देश्य विद्यार्थियों में मानवीय और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यों को विकसित करना और अपने होने पर तथा अपने देश पर एवं देश के नागरिक होने पर गर्व की भावना का विकसित करना। दूसरा, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में वस्तुनिष्ठता अपनाई जानी चाहिए, क्योंकि पक्षतापूर्ण शिक्षण विद्यार्थियों को गलत सूचना प्रदान करेगा, उसमें दुर्भावना का विकास होगा। तो हमें इसमें यहाँ पर एक वस्तुनिष्ठता रखनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है
कि विद्यालय शिक्षा में जो पाठ्यक्रम का स्वरूप कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, पहली और दूसरी कक्षा में सामाजिक विज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं किया जाए, लेकिन मातृभाषा और जो क्षेत्रीय भाषा के शिक्षण के साथ ही सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक वातावरण में गूंथ कर प्रदान करने की बात कही है। मतलब अलग से सोशल साइंस नहीं होगा, वो हिंदी जो पढ़ रहा है, जो क्षेत्रीय भाषा पढ़ रहा है, उसी में ही उस चीज़ को सोशल साइंस के जो सामान्य बातें हैं, जो बच्चे को पता होनी चाहिए, उनको कवर करवा दिया जाए, ताकि विद्यार्थियों को अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक विज्ञान से कनेक्ट किया जा सके। पहली और दूसरी कक्षा में सामाजिक विज्ञान को प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं किया गया, चलो ये पॉइंट हमने पढ़ लिया। तीसरी से पाँचवीं कक्षा के पाठ्यक्रम में पर्यावरण अध्ययन को शामिल करने की बात की गई है। मतलब तीसरी से पाँचवीं कक्षा में ये कौन बोल रहा है? 2000 बोल रहा है ना, 2000 का जो प्रारूप आया था वो क्या बोल रहा था कि तीसरी, चौथी, पाँचवीं में सोशल साइंस लेकर आओ। इस स्तर पर विद्यार्थियों में पर्यावरणीय घटनाओं के प्रति चेतना और समझ उत्पन्न करने तथा विद्यार्थियों के सामाजिक, संवेगात्मक एवं सांस्कृतिक विकास में सहायता प्रदान करने वाले अनुभवों को शामिल किया जाता है। विद्यार्थियों को घर, विद्यालय और पड़ोस जैसे आसपास के पर्यावरण और परिवेश के बारे में करके धीरे-धीरे हम लोग राज्य, देश और उनका परिचय करवाया जाएगा। पारंपरिक वेशभूषाओं, लोक साहित्य, लोक नृत्य, मेले वगैरह, उत्सव, त्योहार, इन सभी की जानकारी और ये सारी जो क्रियाकलाप है, इसमें इंक्लूड किए जाएँगे। उच्च प्राथमिक स्तर अंतिम 3 वर्षों की बात करें तो सामाजिक विज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के विषय वस्तु को मुख्यतः भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र में लिया जाना चाहिए। इससे भारत और विश्व का अध्ययन, सामाजिक कौशल और नागरिक दक्षता आदि को स्थान मिलता है। माध्यमिक स्तर 2 वर्षों की बात करें तो इसमें पाठ्यक्रम में भी एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामाजिक विज्ञान होना चाहिए, है ना? भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र के साथ-साथ इसमें समाजशास्त्र के कुछ तथ्यों को भी शामिल किया जाए। डेफ़िनिटली अपर लेवल का है तो नई-नई चीज़ें भी इंक्लूड होगी। ये विद्यार्थियों में समकालीन समाज की समझ को भी विकसित करता है। मानव पर्यावरण अंतःक्रिया, पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दे, स्वतंत्र भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक चुनौतियाँ, विश्व शांति और ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे जितने भी होते हैं, प्रवासी भारतीय, ये सारे तथ्यों को, समाजशास्त्र से संबंधित तथ्यों को हम लोग माध्यमिक स्तर पर लेकर आएँ। भूमंडलीकरण, उदारीकरण आदि जैसे संपत्तियों का स्थानीय समाज के साथ संबंध, ये भी पाठ्यचर्या में होना चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें इसमें कही गई है। भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र विषयों से सामाजिक विज्ञान के विषय वस्तु को ग्रहण कर उसका संतुलित और श्रेणीवार संयोजन सरल से जटिल की ओर और निकटस्थ से दूरस्थ। सरल से जटिल पहले इजी चीज़ है, फिर टफ चीज़ें। निकटस्थ मतलब जो उसके आसपास की चीज़ें हैं, जैसे अपना शहर, अपना राज्य, फिर अपना पूरा देश, फिर पूरे विश्व की बात, यानी कि निकट से दूर की तरफ जाने की बात यहाँ पर कही गई। पहले बेसिक जो उसके पास का नॉलेज है वहाँ से कनेक्ट करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अध्यापन कार्य, क्षेत्रीय कार्य, प्रोजेक्ट कार्य या सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से संपादित किया जाना चाहिए। कोई भी अध्यापन कार्य हो रहा है तो वो इसमें सामाजिक विज्ञान में ये सारी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। प्रोजेक्ट उनको दे दिया, क्षेत्रीय भ्रमण यहाँ पर करवा दिया, ग्रुप एक्टिविटीज़ करवा दी, तो ये इस तरीके से चलेगा। ठीक है, अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी तक का हम लोग बोलें तो एनसीएफ 2005 में क्या बोला गया है? वर्ष 2005 में राष्ट्रीय शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण परिषद ने एक बार फिर से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप का एक विकास विकसित किया और इसको बोला राष्ट्रीय पाठ्यचर्या प्रारूप की रूपरेखा 2005 की इसको संज्ञा दी है। इसमें भी कुछ बातें सामाजिक विज्ञान को लेकर कही गई है। सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं। सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में एक प्रचलित धारणा है कि यह एक अनुपयोगी विषय, मतलब यूजुअली लोग ऐसे ही कंसीडर करते हैं ना कि ठीक है, तो इतिहास और इसकी जानकारी मिल रही है। यह धारणा इतनी प्रबल होती है कि शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों ही इस विषय के प्रति अरुचि का प्रदर्शन करते हैं। अतः इस धारणा का खंडन कर समाज में इस तथ्य को प्रकाशित करना है कि सामाजिक विज्ञान विद्यार्थियों में सामाजिक, सांस्कृतिक, विश्लेषणात्मक कौशल का विकास करता है, क्योंकि अन्योन्श्रित विश्व में सामंजस्य स्थापित करने एवं विश्व में शांति के लिए, ये विश्व के लिए आवश्यक है ये चीज़। क्योंकि अभी आप देखो कि अगर आप आगे कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह इधर फोकस करते हो तो मोस्टली आपसे एप्टीट्यूड, मैथ्स, इंग्लिश और ये चीज़ें पूछी जाती है, ठीक है? तो ये बहुत कम एग्जाम ऐसे होती है जैसे कि आपकी सरकारी कोई जॉब हो गई, है ना, पीएससी लेवल की, तो उसमें वहाँ पर थोड़ा डिटेल में पूछा जाता है। तो लोग यूजुअली स्टार्टिंग से इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो इसमें यही चीज़ मेंशन करी गई कि इसको भी इतना ही इम्पोर्टेंस दिया जाए। सामाजिक विज्ञान को सिर्फ वैसी सूचनाओं जिसका कि वास्तविकता जीवन से कोई संबंध नहीं होता है का आदान प्रदान करने वाला विषय, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं ना कि इतिहास पुराना क्या चल रहा है, वही चीज़ें तो इसमें डिलीवर की जाती है। अतः सामाजिक विज्ञान विषय से सूचनाओं के भार को कम करने की दिशा में सार्थक प्रयास करना चाहिए। सामाजिक विज्ञान में समाज के विविध पहलुओं से संबंधित मुद्दों को शामिल करना चाहिए और इसके विषय वस्तु को विभिन्न विषयों इन सभी के साथ
लिया जाना चाहिए, जैसे इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, धर्मशास्त्र, समाजशास्त्र और मानव शास्त्र। ठीक है, इसके विषय वस्तु का उद्देश्य चिर परिचित सामाजिक तथ्यों के आलोचनात्मक परीक्षण एवं प्रश्नीकरण के द्वारा विद्यार्थियों की जागरूकता को बढ़ाना है। सामाजिक विज्ञान के अध्यापन का उद्देश्य विद्यार्थियों में एक आलोचनात्मक, नैतिक और मानसिक ऊर्जा का विकास होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी मानवीय मूल्यों में हो रहे पतन को रोककर उनका संरक्षण कर सके। पाठ्यक्रम के स्वरूप के संदर्भ में ये कहा गया है कि पाठ्यचर्या में एवं विद्यार्थियों की आयु को ध्यान में रखते हुए ऐसे अवधारणा को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो सांस्कृतिक रूप से कैसे हो, प्रासंगिक हो, है ना, कुछ ऐसी चीज़ें जो बच्चों के काम आ सके, उससे कनेक्ट कर पाए। विभिन्न विषयों के पृथक अध्ययन के साथ साथ अंतःविषयक संबंधों के ज्ञान के लिए कुछ विषयों का सावधानी पूर्वक चयन करके उसको पाठ्यक्रम में, क्योंकि देखो ये सारी चीज़ें क्या डिफरेंट डिफरेंट है, तो कहीं हमें कुछ ऐसा सेट करना पड़ेगा जहाँ पर ये पांचों विषय जो है, इतिहास, नागरिक शास्त्र, ये आपस में कनेक्ट हो सके। तो बहुत सावधानी पूर्वक करिकुलम को यहाँ पर डिज़ाइन होना चाहिए। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम को उपयोगितावाद से समतावाद की ओर ले जाने की आवश्यकता है, ताकि मानवीय मूल्यों का संवर्धन हो सके। चलो अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं। विद्यार्थियों में सामाजिक न्याय के प्रति आवश्यक जागरूकता उत्पन्न करने के लिए सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। सामाजिक विज्ञान का अध्ययन क्यों आवश्यक है? इस प्रश्न के उत्तर में पाठ्यचर्या की रूपरेखा में कहा गया है कि समाज की संरचना, शासन एवं प्रबंध, मानवीय प्रजातांत्रिक मूल्यों, विविध संस्कृति आदि को समझने, सम्मान करने, उसके संबंध में प्रश्न करने, तार्किक रूप से चिंतन करने के योग्य बनाने के लिए सामाजिक विज्ञान का अध्ययन आवश्यक है। ठीक है, पाठ्यक्रम में जो नियोजन होगा, मतलब कैसे आप बच्चों को पढ़ाएंगे प्राइमरी, अपर प्राइमरी लेवल पर, तो वो बात हम लोग कर लेते हैं। प्राथमिक कक्षा के लिए प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण को भाषा और गणित के अभिन्न अंगों के रूप में शामिल करना चाहिए। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था, तो हमने देखा था कि पर्यावरण अध्ययन जो है हिंदी के साथ ही फर्स्ट और सेकंड लेवल पर हम लोग उसको डाल दें। हिंदी या जो हमारी क्षेत्रीय भाषा है उसमें ही पर्यावरण की जानकारी दे दें, समाज से रिलेटेड जो जानकारी बच्चे को चाहिए वो दे दें। लेकिन इसमें बोला गया है कि प्राथमिक कक्षा के लिए प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण को भाषा और गणित का अभिन्न अंगों के रूप में शामिल कर लेना चाहिए। इस स्तर पर शिक्षण विधि सहभागी एवं परिचर्चा आधारित होनी चाहिए, है ना, और जेंडर संवेदी होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ भी मेंशन करी गई है कहाँ पर, 2005 के अंदर। और 3 से 5 की बात करें, देखो कक्षा 1 और कक्षा 2 में तो होती नहीं है पर्यावरण, फिर 3 से 5 में क्या करा जाए, इसको पर्यावरण अध्ययन में शामिल किया जाए। इसके केंद्र में पर्यावरण, इसके संरक्षण की आवश्यकता को रखना होगा। बच्चों के सामाजिक मुद्दों यथा गरीबी, असाक्षरता, जाति व वर्ग भेद, ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में व्याप्त भेदभाव आदि के प्रति बच्चे को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता होगी। विषय वस्तु बच्चों के दैनिक जीवन के अनुभवों को एवं उसके जीवन संसार को प्रतिबिंबित करने वाली होगी। शिक्षण विधि स्थानीय जीवन से जुड़े क्रियाकलाप पर आधारित होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं उच्च प्राथमिक स्तर की। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन की विषय वस्तु को इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र से लिया जाना चाहिए। अब जो हम लोग बोल रहे थे कि नागरिक शास्त्र होगा, तो उसको यहाँ पर इन्होंने राजनीतिक विज्ञान नाम दिया है। माध्यमिक स्तर पर भी सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र और राजनीतिक शास्त्र एवं अर्थशास्त्र को शामिल किया जाना चाहिए। इस स्तर पर पाठ्यक्रम के केंद्र में तात्कालिक भारत होगा और विद्यार्थियों को उन सामाजिक और आर्थिक समस्याओं जिसका कि राष्ट्र सामना कर रहा है की गहरी समझ विकसित करनी होगी। मतलब इतिहास, पुराना समय क्या हुआ था वो ना होते, तात्कालिक भारत, आज भारत में क्या समस्या चल रही है, गरीबी है, बेरोजगारी है, तो उन मुद्दों पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। उच्चतर माध्यमिक स्तर पर महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस स्तर पर विद्यार्थी के पास पढ़ने वाले विषयों के विकल्प उपलब्ध रहते हैं। इस स्तर पर विद्यार्थी या तो औपचारिक शिक्षा समाप्त कर देते हैं या उच्च शिक्षा में प्रवेश कर लेते हैं या फिर व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो इस स्तर पर सामाजिक विज्ञान का पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए। इस स्तर की शिक्षा लचीली एवं विविधतापूर्ण होनी चाहिए। इससे विद्यार्थी न सिर्फ कार्य क्षेत्र में प्रवेश के योग्य हो पाएगा, बल्कि वह उच्च शिक्षा के साथ साथ समन्वय भी स्थापित कर पाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से जो पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए, और इस स्तर के पाठ्यक्रम में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान, साइकोलॉजी को भी इंक्लूड किया जाए। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि इस सामाजिक विज्ञान के अंदर ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, इंक्लूडिंग साइकोलॉजी। अब अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं। पाठ्य सामग्री का निर्माण करते समय कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें हैं कि सामाजिक विज्ञान के विविध घटकों, इतिहास, भूगोल, राजनीतिक आदि के लिए समान शिक्षण समय एवं अंक का आवंटन, कि सभी को इक्वली टाइम मिलेगा। इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, और अंक भी इक्वल होंगे। जैसे 100 का है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा कि 20-20 में 500 हो गए।
इस तरीके से विषय वस्तु का वितरण करते समय विभिन्न विषयों के मध्य संतुलन होना चाहिए, पारस्परिक अंतर संबंधित होना चाहिए विषय और उसे यथासंभव इंगित करना चाहिए। पाठ्यक्रम में निरंतरता होनी चाहिए ताकि बच्चों में कंटिन्यूटी रहेगी, क्रमबद्धता रहेगी। पुस्तक के प्रत्येक भाग में एक समान अध्याय होना चाहिए। एक समान होने से आशय की संख्या में समान होने चाहिए, जैसे 5 इतिहास के, 5 नागरिक शास्त्र के, 5 राजनीतिक के हो गए, 5 अर्थशास्त्र के, इस तरीके से एक समान अध्याय। ठीक है, प्रत्येक अध्याय के अंत में तकनीकी शब्दों की एक शब्दावली, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है इसमें ऐड करी गई। अभी आप बुक में देखेंगे तो हर एक चैप्टर के एंड में शब्दावली होती है कि इसमें कुछ ये टफ वर्ड है ना, फिर उनका मीनिंग यहाँ पर लिखा जाता है, उनका अर्थ यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, और पुस्तक के अंत में अनुक्रमणिका होनी ही चाहिए। पुस्तक का प्रकाशन पूर्व परीक्षण होना चाहिए, इसमें जेंडर, सामाजिक पूर्वाग्रह आदि तथ्यों की जांच की जा सके। जांच में अनुलिपिकरण को रोकने एवं लेखन शैली में एकरूपता बनाए रखने में भी सहायता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग अलग जो है आई है बुक तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज हो, या इस तरीके से समझने में बच्चों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए ऐसी विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए जो सृजनात्मकता, सौंदर्य बोध, समीक्षात्मक परिदृश्य को विद्यार्थी में विकसित कर सके और अतीत एवं वर्तमान में हो रहे परिवर्तनों को समझने और उसमें संबंध स्थापित करने में मदद कर सके। अधिगम को सहभागी बनाने के लिए शिक्षण विधि को सूचना प्रदान करने की विधि के बजाय उसमें देखो, सूचना प्रदान करने के बजाय हम लोग किसका प्रयोग कर सकते हैं? वाद विवाद या डिस्कशन मेथड, परिचर्चा विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चे और टीचर दोनों सक्रिय रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर शिक्षण में मुक्त उपागम अपनाना आवश्यक है, मतलब एक ओपन एंडेड इन्वायरमेंट यहाँ पर होना चाहिए। जैसे ऐसा नहीं कि बच्चों ने याद कर लिया और वो रटन विद्या टाइप हो जाएगा, है ना। अगर बच्चे डिस्कशन करेंगे तो हर एक बच्चे का पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे से डिफरेंट होता है, तो डेफिनेटली कुछ नई चीज़ें यहाँ पर बच्चे को सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये पूरी बात जो अभी हमने पढ़ी लास्ट में, ये पूरी एनसीएफ 2005 की है कि करिकुलम कैसा होना चाहिए, साइकोलॉजी इंक्लूड होना चाहिए, मानव शास्त्र होना चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें। चलो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देती हूँ। बाकी की क्वेश्चन मैं आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवा दूँगी वेबसाइट पर, तो वहाँ से आप ले लेना। और ये पूरा पीडीएफ जो है ना, जिसमें अभी तो मैंने सिर्फ मोस्ट मोस्ट चीज़ें ही कवर करी, इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हैं। तो वो एक पूरा पीडीएफ मैं एक साथ आपको वहाँ पर डाल रही हूँ वेबसाइट पर, आप उसको एक बार पूरा रीड कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को देखो। चलो, नागरिक शास्त्र के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 द्वारा सुझाई गई नामकरण परिवर्तन क्या है? आप समझ रहे हो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारे समय में हम लोग नागरिक शास्त्र बोलते थे ना, यही होता था। नागरिक शास्त्र पहले इतिहास आता था, नहीं, पहले भूगोल आता था, फिर इतिहास आता था, फिर नागरिक शास्त्र आता था, लास्ट में अर्थशास्त्र आता था। वो पूरा एक ही बुक के अंदर होता था। ठीक है, मैं एमपी बोर्ड की हिंदी मीडियम की बात कर रही हूँ। तो अब उस नागरिक शास्त्र का नाम चेंज हो गया है। ठीक है, आपको पता है वो क्या है? सामाजिक और राजनीतिक जीवन है, अर्थशास्त्र है, भूगोल है, इतिहास है। तो क्या रखा गया है? सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, है ना। तो ये रखा गया है, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और देखो, एनसीएफ 2005 निम्नलिखित में से किस अन्य पाठ्यचर्या क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित या ध्यान आकर्षित कर रहा है? कला और विरासत, शिल्प, योग और शारीरिक शिक्षा, शांति शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा। तो डेफिनेटली एनसीएफ 2005 में ये बात भी कही गई है कि हम लोग क्या करें, इनको भी सिलेबस में इंक्लूड करें। ठीक है, तो कला और विरासत, शिल्प, ऑप्शन देख लो आप, है ना। ए और बी, ए बी और सी, ए और सी, ए बी सी एंड डी, तो चारों ही चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। देखो, योग तो हमारे उस टाइम पर भी था, योग और शारीरिक शिक्षा के लिए अलग से एक सहायक वाचन की बुक आती थी, उसमें हम लोग योग पढ़ते थे। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये सब चीज़ें सिलेबस के साथ ही आएगी, है ना, मतलब उसी के अंदर इंक्लूड होकर आएगी। ये चारों चीज़ों को इंक्लूड करने की बात इन्होंने करी है, और बच्चों को वो बोला है ना, संवेदीकरण होना चाहिए, है ना, वो जेंडर बाइसिंग वाली फीलिंग नहीं होना चाहिए, हर एक जेंडर के प्रति उनके अंदर संवेदना होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक ही करिकुलम के अंदर इंक्लूड करके दी जा रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कला और विरासत, योग और शारीरिक शिक्षा, शांति शिक्षा और स्वास्थ्य की शिक्षा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को आप एक बार से और पूरा विजिट कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि ये तो पूरा हो गया आपका थ्योरी। अब मैं डायरेक्टली इसका आपका क्विज करवाऊंगी। मैं डायरेक्टली ये पूछूंगी कि 1988 में क्या बोला था, है ना, 2005 में क्या बात कही गई, तो फिर उसको करने के लिए फिर हम लोग वापस से थ्योरी पर नहीं आएंगे। तो मैं ये मानकर चल रही हूँ कि ये थ्योरी आपका अच्छे से क्लियर हो जाए, ताकि मैं जब आपको एमसीक्यूज करवाऊँ तो मुझे भी ये नहीं रहे कि नहीं, मुझे वापस से आपको थ्योरी पढ़ाना पड़ेगा, है ना। थ्योरी मेरी साइड से अब कंप्लीट हो चुका है, मैं डायरेक्टली आपको क्विज इसका करवा दूंगी। ठीक है, तो एक बार और अगर आपको लग रहा है तो एक बार और आप इसको 2x पर कर चाहे 1.5 पर कर देख लेना, है ना। तो इससे क्या होगा, आपको चीज़ें थोड़ी ध्यान रहेगी, क्योंकि इसमें पूछा तो ऐसे ही गया है कि 1975 में क्या बोला गया था, इसका प्रकाशन कब हुआ है। तो क्वेश्चन थोड़े डीप में है, तो पढ़ना भी आपको फिर उस हिसाब से पड़ेगा। ये चीज़ें कवर होने के बाद कुछ डेफिनेशंस हम लोगों को कंप्लीट करनी है।
परिभाषाएँ कंप्लीट करनी है कि कौन-सी परिभाषा यहाँ पर किसने दी है, इसको लेकर ये स्टेटमेंट किसने दिया है। तो वो भी क्वेश्चन आपसे बहुत पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, तो वो भी हम लोग कवर कर लेंगे। फर्स्टली ये किया है, अब इसके एमसीक्यूज़ करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे, ठीक है? सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे हमें पता नहीं चलेगा कि सेशन कैसा क्या है या इसमें कोई इम्प्रूवमेंट आपको चाहिए, ठीक है? तो एक बार कमेंट ज़रूर से कर देना, ओके? सेशन को ओवर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।